मैं प्रेग्नेंट थी जब मेरे पति का देहांत हो गया। मेरी सास मुझे रोज़ाना डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाती और मेरे सब खर्च भी उठाती। मगर इस वक्त मुझे बड़ी हैरत होती, जब डॉक्टर मेरा चेकअप करता तो मुझे गहरी नींद आ जाती, मैं बेहोश हो जाती। एक दिन मुझे कुछ शक हुआ तो जब अल्ट्रासाउंड कराने गई तो अपने मोबाइल का कैमरा खुला छोड़ दिया। फिर मैंने जो कैमरे में देखा, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि डॉक्टर और सास। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि पायल, तुम कॉलेज जाती हो तो आज के बाद चादर ओढ़ कर जाया करो। माँ ने मुझे अपनी काली चादर थमाते हुए कहा तो मैंने मुंह बना लिया। माँ मेरी कोई सहेली चादर नहीं पहनती। मैंने माँ से कहा कि मैं चादर में कोई मौसी लगूंगी। देखो पायल बेटा, तुम्हारी दूसरी सहेलियाँ तुम जैसी हसीन भी तो नहीं हैं और उनके बाप भाई जिंदा हैं उनकी हिफाजत के लिए, लेकिन हमारे सर पर किसी मर्द का साया नहीं है। हमको अपनी हिफाजत खुद करनी है। तुम कॉलेज वाले दुपट्टे में कॉलेज जाती हो तो मुझे फिक्र होती है कहीं किसी की बुरी नज़र न पड़ जाए तुम पर। माँ ने कहा तो मैंने यूनिफॉर्म के ऊपर माँ की काली चादर ओढ़ ली और आईना देखा। माँ ने कहा अब ऐसा करो, चादर के पल्लू से नकाब कर लिया करो। रास्ते में काली चादर ने तो तुम्हारे हुस्न को चार चांद लगा दिए हैं। माँ ने मुझे नसीहत की तो फिर मुंह बनाकर मैंने माँ की तरफ देखा, लेकिन बाद में सोचा कि वे मेरे भले के लिए ही कह रही हैं। लेकिन हम अपनी जितनी चाहे हिफाजत कर लें, जो किस्मत में लिखा होता है वे होकर ही रहता है। ऐसे ही एक दिन कॉलेज जाते वक्त एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने से गुजरी और बारिश की वजह से पानी जो जमा था वे टायर की वजह से मेरी यूनिफॉर्म में लग गया। मैंने उठाकर एक पत्थर जल्दी में गाड़ी को मारा। गुस्से से तो मैंने देखा कि गाड़ी वापस आ रही है। ये देखकर तो मेरी जान निकल गई और अपनी इस हरकत पर मैंने अपने आप को खूब कोसा। और फिर गाड़ी से एक बहुत ही गबरू सा नौजवान बाहर निकला, जिसका लिबास और गाड़ी उसकी दौलतमंद होने की गवाही दे रहे थे। ये क्या हरकत थी? वे शख्स बोला तो मैं तो जैसे उसे देखकर एक लम्हे को खुशी हो गई। वह था ही इतना खूबसूरत और तमीज़ ऐसी कि दिल को मोह ले, अंदाज जैसा जिसे देखने को दिल चाहे। यही हाल इस नौजवान का भी था। वह भी मेरे जैसे हुस्न को देखकर गुमशुदा हो गया। बस यही हमारी मुलाकात थी। फिर रोज़ाना वह मेरे रास्ते में खड़ा रहता, अपनी एक बड़ी सी गाड़ी से टेक लगाए। फिर एक दिन उसने मुझे रोककर अपने प्यार का इजहार कर डाला। मेरा दिल किसी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगा। मैं उम्र के इस दौर से गुजर रही थी जिसमें मोहब्बत का एहसास हसीन लगता है। मैंने इसकी मोहब्बत स्वीकार कर ली। फिर मुलाकातों का एक सिलसिला चल निकला। मैंने माँ की सारी नसीहत में एक जगह रख दी। इस लड़के का नाम जैन था। वह अपने इलाके के सरदार का इकलौता चिराग था, बहुत बड़ी जायदाद का इकलौता वारिस। इसके सामने मुझे अपने आप बहुत अजीब सा लगने लगा था, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब थी। एक दिन मैंने उसे कहा कि शादी कब कर रहे हो, तो उसने जवाब दिया, देखो समीरा, मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे। वे मेरी शादी ऊंचे ख़ानदान में करने की ख्वाहिश रखते हैं। पहले मैं तुमसे शादी कर लूँगा, फिर तुम्हें अपने माँ बाप के पास ले जाऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वे ऐसे राज़ी नहीं होंगे। जैन ने कहा और उसी शाम उससे कोर्ट मैरिज कर ली। मैं तो जैसे हवाओं में थी। फिर 1 महीने मैंने उसके साथ में गुजारा। वे ज़िंदगी के यादगार दिन थे। फिर मुझे खुशखबरी मिल गई कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो मैंने जैन को बता दिया। वह भी बहुत खुश हुआ और पहले मेरी माँ के पास आया मेरा हाथ मांगने के लिए। माँ ने इनकार किया कि हम गरीब लोग हैं। फिर मजबूरन सारी सच्चाई मुझे माँ को बतानी पड़ी तो माँ परेशान हो गई। ये क्या किया तुमने समीरा? कैसे यकीन कर लिया तुमने एक सरदार के बेटे पर? माँ ने कहा तो मैंने माँ को समझाया कि जैन मुझे बहुत प्यार करता है और मुझे अपने माँ बाप से मिलवाने हवेली लेकर जाना चाहता है। अपना वादा पूरा करने के लिए जैन मुझे अपनी हवेली ले गया तो मुझे देखकर इसके माँ बाप ने जैन पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि अगर इसको तुमने तलाक नहीं दी तो तुम्हें तमाम जायदाद से बेदखल कर देंगे। जैन परेशान हो गया, मुझे वापस शहर लेकर आया और मुझे वहाँ एक फ्लैट में रखा था कि वह मरते दम तक मेरा साथ देगा, लेकिन मैं परेशान थी। फिर एक दिन जैन घर पर नहीं था तो कुछ लोग दरवाज़ा तोड़कर मेरे फ्लैट में दाखिल हुए और मुझे बेहोश करके अगवा कर लिया। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक कमरे में थी
और मेरे सास ससुर मेरे सामने थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जैन का पीछा छोड़ दूं, वरना वे मेरी माँ को जान से मार देंगे और मेरे बच्चे को भी। मैं डर गई और मैंने उनसे वादा किया कि मैं अब जैन से नहीं मिलूंगी, बस मेरी माँ को कुछ ना हो। उन्होंने कहा कि रात रात में अपनी माँ को लेकर दूसरे शहर चली जाओ, हमने सारा बंदोबस्त कर दिया है। मैंने सोचा कि अभी अपनी माँ और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए चली जाती हूँ, फिर जैन से बात करूँगी, बल्कि वे मुझे खुद ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा। हम माँ बेटी को रात रात गायब करवा दिया गया और दूसरे शहर में हमें एक छोटा सा घर दिया गया रहने के लिए और कुछ पैसे भी। मैं बहुत उदास थी, मुझे जैन की याद आती थी, पता नहीं वे किस हाल में होगा। 1 महीना गुजर गया, मेरी जैन से कोई बात नहीं हुई। फिर एक दिन मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ, मेरा दिल बेचैन था। मैंने माँ से कहा कि मुझे डर है कि जैन के माँ बाप कहीं हमें मार न दे और मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वजह से जैन मुझे तलाश करेगा। हम माँ बेटी ने इस डर से कि कहीं सरदार लोग मेरे बच्चे को जान से ना मार दें, अपना बोरिया बिस्तर समेटा और रातों रात वहाँ से चल पड़े। हम वापस अपने शहर आ गए, लेकिन एक नई जगह पर, क्योंकि यह हमारा शहर था और हम इस माहौल से वाकिफ़ थे, यहाँ की गलियों, बाजारों और अस्पतालों से वाकिफ़ थे। एक दिन सोशल मीडिया पर खबर आई, जिसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन सिरक गई। ये खबर जैन की मौत की खबर थी कि सरदार का इकलौता बेटा जैन एक कार हादसे में जान खो चुका है। मेरी तो जैसे दुनिया ही लुट गई। मैं सोच रही थी जैन से बात करने का, लेकिन कुछ मौत ने मौका ही नहीं दिया। मैं विधवा हो गई थी और मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया था। न जाने कैसे मैं अपने आप को संभालती, क्योंकि मुझे जैन की इस निशानी को सलामती से इस दुनिया में लाना था। 1 महीना बीत गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं बेटे की माँ बनने वाली हूँ। फिर डॉक्टर के क्लिनिक से निकलते ही मेरी नज़र सरदार और उसके आदमियों पर पड़ी। मैं उन्हें देखकर छिप गई। मैं समझ गई कि ये लोग मुझे मारने के लिए आए हैं। उन्होंने मुझे देख लिया और मेरा पीछा किया, लेकिन भीड़ इतनी थी और मैं इसी भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से भाग गई। रिक्शा में अब मैं और माँ परेशान थे। हम ठिकाना बदलने का सोच रहे थे कि एक बार फिर से सरदार के आदमी आए और मुझे अगवा करके ले गए, लेकिन इस बार मुझे बेहोश नहीं किया गया था, बल्कि मुझे बहुत आराम से ले गए। उनके साथ दौड़ते भी थी। मैं बहुत डर गई थी, क्या मेरे साथ क्या सलूक होगा। काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद मुझे एहसास हुआ, ये तो वही हवेली है जहाँ पहले जैन मुझे लाया था। यानी इस बार मुझे हवेली लाया गया था। मगर क्यों? उन दो औरतों ने मुझे बड़े आराम से गाड़ी से उतारा और बहुत संभाल कर मुझे पकड़कर हवेली के अंदर ले गई। वहाँ का मंजर देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मेरी वही सास ससुर जिन्होंने मुझे बहुत बुरे तरीके से ठुकराया था, आज वे फूलों का हार लिए मेरे स्वागत में खड़े थे। मैं हैरान थी। हमारे खानदान का इकलौता वारिस तुम्हारी कोख में पल रहा है। हमारा बेटा तो नहीं रहा, लेकिन फिर हमें याद आया कि जैन ने तुमसे शादी की थी और तुम्हारे पेट में इसका बच्चा था। अब हमें ये मत कहना कि ये बच्चा तुमने गिरवा दिया है। मैंने कहा, नहीं, ये मेरे जैन की निशानी है। मैंने अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत की है इसकी। मैंने कहा तो मेरी सास ने मुझे खुशी से गले लगा लिया। क्या ये बेटा है? मेरी सास ने उम्मीद से पूछा। जी बेटा है, मैंने कहा तो मेरी सास ने मेरे माथे को चूम लिया और मेरे ससुर ने मेरा सदका दिया और बेटी की खुशी में हवेली में ऐलान किया। सब में ऐलान करवाया गया कि ये जैन की बीवी थी और ये बेटा पैदा करने जा रही है, और हमारी शादी की तस्वीर सबको दिखाई। मुझे सुकून मिला कि चलो मेरे बेटे को इसका हक मिलने वाला है और बाप का नाम मिल गया। मुझे हवेली का वही कमरा दिया गया जो जैन का था और मेरा ख़ास ख्याल रखा जा रहा था। मेरी सास मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए लिटाया तो मुझ पर बेहोशी छा गई और ना जाने कैसे मुझे नींद आ गई। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि इस अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में मैं हूँ, लेकिन वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं थी। मैं हैरान थी कि मुझे नींद कैसे आ गई। हाँ, लेकिन जब लड़की पेट से होती है तो उन्हें नींद ज़्यादा आती है और अचानक बैठे बैठे ही सो जाती हैं। शायद मुझे भी इसी वजह से आ गई हो, क्योंकि पहले भी ऐसे ही बैठे बैठे मेरी कई बार आंख लग गई थी, लेकिन वह प्रेगनेंसी के शुरू के दिन थे। अब ऐसा होना मेरी समझ से बाहर था। मैं आंखें मलते हुए अल्ट्रासाउंड वाले कमरे से बाहर आई तो देखा मेरी सास वहाँ बैठी हुई हैं। मुझे देखकर वे खड़ी हुई और खुशी से झूम गईं। वे यही पक्का करना चाहती थी कि वाकई बेटा है या मैं झूठ बोल रही थी। उन्हें यकीन आ गया कि बेटा ही है।
तो उन्होंने ढेर सारे पैसे निकाले अपने पर्स से और मेरे सर पर वारने लगी। फिर बाहर आकर सब गरीबों में बांट दिए। अब मेरी सास मुझे हर 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए लेकर आने लगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब भी सास मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर आती तो मुझे नींद आ जाती। और अब मुझे थोड़ा सा शक होने लगा था कि मुझे मेरी सास किसी डॉक्टर के पास क्यों लाती है और मैं यहाँ आकर सो क्यों जाती हूँ। मैंने उनसे कहा मुझे किसी और डॉक्टर से इलाज करवाना है। तब मेरी सास का रंग उड़ गया। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये डॉक्टर साहब बरसों से हमारा इलाज कर रही हैं और उन्हीं से मेरा इलाज होगा। मेरी सास की इस बात ने मुझे और शक में गिरफ्तार कर दिया था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। अगली बार जब मेरी सास मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर साहिबा के पास लेकर गई तो मैंने सोचा कि मैं मोबाइल में वीडियो ऑन करके देखूंगी कि मेरे सो जाने के बाद आखिर अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में होता क्या है और मुझे नींद क्यों आती है और मेरी सास का क्या राज है जो मुझसे छुपा रखा है। इसी मकसद के लिए जब मैं अल्ट्रासाउंड रूम में गई तो मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके कोने में रख दिया, डॉक्टर की नज़रों से छुपाकर। फिर मुझ पर बेहोशी होने लगी और फिर मैं सो गई। जब मेरी आँख खुली तो वही मंजर था, जो डॉक्टर कहीं पर मौजूद नहीं थी और मेरी सास बाहर बैठी हुई थी। मैंने वीडियो देखे बगैर मोबाइल अपने पर्स में डाल दिया। सोचा कि मैं घर जाकर वीडियो देखूंगी सुकून से, लेकिन जैसे ही घर जाकर कमरा लॉक किया और वीडियो देखने लगी तो वीडियो में जो मुझे नज़र आया उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और सर पर आसमान गिर गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैंने इस वीडियो में देखा वह सच था या मेरी नज़रों का धोखा। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि वीडियो में जो नज़र आ रहा था वह हकीकत थी। भला ऐसा कैसे हो सकता था। मैंने वीडियो बार बार देखी और मैं तकरीबन सारी रात वीडियो देखती रही, यहाँ तक कि सुबह हो गई। मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई। मैं वीडियो पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वीडियो की आवाज़ बहुत कम थी लेकिन जो मंजर मेरे सामने था उसको झुठलाना भी मुश्किल था और इस पर यकीन करना तो नामुमकिन था। मैं सोच रही थी कि क्या मेरी सास को इसके बारे में पता है कि उनके बाहर बैठे रहने के बाद अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में क्या होता है और कौन कौन आता है। मेरे सो जाने के बाद जो कुछ भी होता है या तो इसमें मेरी सास का बराबर का हाथ है या मेरी सास बिल्कुल अनजान है। सारे मामले से मैं अब दिन गिन रही थी कि कब मैं डॉक्टर के पास जाऊं। इस दौरान मैंने कई बार बहाना बनाकर अल्ट्रासाउंड के लिए जाने की जिद की लेकिन मेरी सास ने सख्ती से मना कर दिया और मुझे कमरे से बाहर कदम तक न रखने दिया। मैंने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो वे कहने लगी कि तुम्हारा वहम है, बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना सही नहीं है। जब मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी तब तुम चेकअप आराम से करवा लेना। मेरी सास जब ये बोल रही थी तो मैंने इसके चेहरे के अंदाज देखने चाहे कि इन्हें इतनी सच्चाई का अंदाज़ा है और कितना नहीं। बड़ी मुश्किल से वे दोबारा अल्ट्रासाउंड का वक्त आया तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझ पर बेहोशी छाने लगी लेकिन मेरा खुद पर बस नहीं था और फिर मैं सो गई। आज मैंने कैमरा रिकॉर्डिंग पर लगाया हुआ था और मंजर मेरे सामने था जो मैंने पिछली बार देखा था, लेकिन मसला ये था कि मुझे आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने इस राज को अपने सीने में दफन कर लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। अगली मर्तबा जब मैं गई तो मैंने शुरू में ही डॉक्टर को बता दिया और उनसे कहा कि मुझे सब मालूम हो गया है। क्या आप मेरे सो जाने के बाद बंद कमरे में क्या करती हैं और कौन कौन आता है कमरे में? मैंने सब कुछ देख लिया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर का रंग उड़ गया। एक लम्हे को तो कुछ बोल ही नहीं सकी। फिर मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूर तुम्हारा वहम है। ये कैसे हो सकता है? ये एक नामुमकिन बात है जो मैं कह रही हूँ। जब डॉक्टर साफ मुकर गई तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और सारी वीडियो उन्हें दिखाई। वीडियो देखकर डॉक्टर तो जैसे होश खो बैठी थी। उन्होंने कुछ बोलने के लिए होठ खोले तो सांस अंदर आ गई। मेरी सांस को देखकर डॉक्टर कुछ बोल न सके और उन्होंने आंखों के इशारे से मुझे भी खामोश रहने का कहा। इस दिन मुझे नींद नहीं आई। नींद क्यों आती थी ये वजह भी मैं जान गई थी। मुझे नींद आती नहीं थी बल्कि मुझे जानबूझकर सुलाया जाता था। इंजेक्शन के जरिए मुझसे कहा जाता था कि वे इंजेक्शन हर 15 दिन बाद लगना ज़रूरी है। आज मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया तो आज मुझे नींद नहीं आई, लेकिन मेरी नज़रें वहाँ किसी को तलाश करने लगी जिसको देखने के लिए मैंने इतने दिन एक एक पल गिन गिन कर गुजारे थे। मेरी सांस के जाने के बाद डॉक्टर ने बस इतना कहा, इस बात का जिक्र अपनी सांस से ना करना बल्कि इस बात का जिक्र किसी से भी ना करना।
वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर मैं हैरान हो गई कि मेरी जान क्यों जाएगी। मेरी जान की तो इतनी हिफाजत की जा रही थी। हवेली में मेरी सास ने मुझे हाथों का फूल बना कर रखा हुआ था अपने पोते के लिए, तो फिर कोई मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा। मैं ये सारे सवाल अब डॉक्टर से करने वाली थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला और हम हवेली वापस आ गए। मैं सोच रही थी कि जिस मकसद के लिए मैं डॉक्टर के पास गई थी वह मकसद पूरा ना हो सका। अगली तारीख मेरी डिलीवरी की थी। मुझे दर्द शुरू हो गया तो मुझको अस्पताल दाखिल करवाया गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरा ऑपरेशन होगा। उन्होंने फ़ौरन ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। मेरी सास ससुर की जान पर बनी हुई थी, उनकी हालत देखने वाली थी। उन्होंने अपने ख़ानदान का इकलौता वारिस हाल में जिंदा सलामत चाहिए था, इसलिए उनकी हालत ऐसी थी। मुझे बेहोश कर दिया गया और जब मुझे होश आया तो मैं इस अस्पताल में थी ही नहीं जहाँ पर मुझे बेहोश किया गया था। मैं तो किसी और अस्पताल में थी। अस्पताल नहीं बल्कि एक छोटे से क्लिनिक में थी और वह कमरा खाली था और वहाँ पर कोई भी नहीं था और मेरा बच्चा भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन दर्द की वजह से मैं तकलीफ़ में थी और दर्द की वजह से मेरा दिमाग कुछ भी सोचने से महरूम था। इस वक्त थोड़ी देर बाद कोई अंदर दाखिल हुआ तो इसे देखकर मेरी जान में जान आई, यानी कि मेरी आंखों देखा सच ही निकला। मेरी आंखों ने जो मंजर देखा था वह धोखा नहीं था बल्कि वह हकीकत थी। सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ज़ैन खड़ा था। वह आहिस्ता से चलता हुआ मेरे करीब आया और मेरे बालों को सहलाने लगा। ज़ैन, तुम जिंदा हो? मैंने जल्दी से सवाल किया। हाँ, मैं ज़िंदा हूँ और तुम्हारे लिए ही ज़िंदा हूँ, वह मोहब्बत से बोला। फिर वह तुम्हारे मरने की खबर? मैंने पूछा। मेरे मरने की खबर मैंने खुद जानबूझकर फैलाई थी। यह सब मेरी प्लानिंग थी, तुम्हारी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, फिर मुझे मालूम हुआ कि बाबा ने तुम्हें अगवा करवा लिया था और तुम्हें जान से मार देना चाहते थे और मेरे बच्चे को भी। यह सुनकर मेरा दिल कट कर रह गया था। मेरे माँ बाप मेरी मोहब्बत को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी, वह गरीब और मजलूम लड़की की जान लेना चाहते थे। जान किसी की भी हो कीमती होती है। कैसे कोई इंसान किसी को मारने का सोच सकता है अपने मकसद के लिए। ये बात मालूम होने के बाद मेरा दिल मेरे बाप से उठ गया। मैं तो पेड़ के सूखे पत्ते भी नहीं तोड़ता हूँ कि ऊपर वाले ने उनकी ज़िंदगी कितनी रखी हुई है वह भी सांस लेते हैं। सब्जियों के अंदर भी ज़िंदगी है जब तक कि वह कुदरती कारीगर से खुश होकर गिर न पड़े। और मेरे माँ बाप एक मजलूम लड़की को जान से मार देना चाहते थे। लड़की भी वह जो मेरी मोहब्बत थी और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। उनकी तुमसे नफ़रत तो समझ में आती थी, लेकिन उनके पोते से नफ़रत मेरी समझ से बाहर थी। मेरा वह मासूम सा बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था, इससे आने से पहले ही मेरे माँ बाप मारने का सोच बैठे थे। फिर मैंने सारा ड्रामा रचाया और अपने कत्ल की खबर को वायरल कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे मरने की खबर सुनकर मेरे माँ बाप अपनी आखिरी निशानी को हर हाल में बचाना चाहेंगे। और वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अपने ख़ानदान का इकलौता चिराग और मेरी आखिरी निशानी को बचाने के लिए उन्होंने तुम्हारी हिफाजत की। इस सारे खेल में हमारा ख़ानदानी डॉक्टर ने मेरा साथ दिया और वे मेरे साथ थी। डॉक्टर ने हमदर्दी के खातिर मेरी मदद की। उन्हें किसी किस्म का कोई लालच नहीं था। उन्होंने मेरा साथ दिया। अगर वे मेरा साथ ना देती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। इस प्लानिंग में डॉक्टर ने मेरी माँ से कहा कि हमारे बच्चे में से सिर्फ एक को बचाना ही मुमकिन है, तो मेरी माँ ने कहा कि बच्चे को बचाएं। माँ मरती है तो मर जाए, यह झूठ भी मैं डॉक्टर से बोलने को कहा था और इसलिए मेरी माँ उनके सिवा किसी और के पास तुम्हें लेकर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि दूसरी डॉक्टर यकीनन तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करती। क्योंकि हर अस्पताल का यही असूल है कि पहले माँ को बचाया जाता है, उसके बाद बच्चे को बचाने की कोशिश की जाती है। जैसे ही डिलीवरी हुई डॉक्टर ने बच्चा उनके हवाले कर दिया और उनको कह दिया कि आपकी बहू मर चुकी है और इस मुर्दा घर में रखा गया है। अस्पताल से अब मेरे माँ बाप की नज़र में हम दोनों मर चुके हैं और मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ लंदन। अपना बच्चा मैं अपने माँ बाप के हवाले कर दिया है। हम लंदन जाकर दूसरे बच्चे पैदा करेंगे और वहाँ पर एक खुशी की ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरा मेरे कातिल माँ बाप से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़ैन की ज़ुबानी सारी सच्चाई सुनने के बाद मैं हैरान हो गई कि ये शख्स मुझसे इतनी मोहब्बत करता है और मैं ख़ुद को खुशकिस्मत समझ रही थी। लेकिन मैंने इसे
शिकवा किया कि इसके बगैर यह वक्त मेरे बहुत तकलीफ़ का गुजरा है। इसकी याद में और इसका बच्चा बचाने के खातिर मैं रोटी भी ठीक से नहीं खा पाई। तुम्हारी आखिरी निशानी भी कहीं ख़त्म ना हो जाए। तुम्हारी निशानी को सही तरीके से दुनिया में लाने के लिए मैंने अपने आंसुओं पर भी काबू किए रखा। जैन ने कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ। वह मुझे लेकर अपने घर आ गया और उसने खुफिया तौर पर यह कमरा ले रखा था। मैंने इसकी खूब मिन्नती की कि माँ बाप को इसकी ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ से चलते हैं। मैंने उसकी हालत को देखते ही और इसके बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने जितने जतन किए थे, मैंने इससे कहा कि वह अपने माँ बाप को माफ़ कर दे, लेकिन मैं किसी सूरत नहीं माना। मजबूरन मुझे अपने ससुर को फ़ोन करना पड़ा। जैन से छुपा कर मैंने फ़ोन करा। मेरे ससुर को बताया कि जैन जिंदा है, उसने ये सारी प्लानिंग की थी और वह मुझे लंदन लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आपकी औलाद को जुदा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ आप लोग यहाँ आ जाएं, जैन से माफ़ी मांग लें, इसको राज़ी करें। मेरे सास ससुर फ़ौरन दौड़े चले आए। उन्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा था। मेरे बताए हुए पते पर वे लोग आ गए और अपनी आंखों से अपने बेटे को जिंदा सलामत देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने जैन से माफ़ी मांगी और मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैं उनके बेटे को उनसे दोबारा मिलवा दिया है। उनका बेटा तुमसे मिलना भी नहीं चाहता था। मेरे सास ससुर ने मुझे स्वीकार कर लिया और मुझे बेहद मोहब्बत देने लगे। मैंने उनको सारी सच्चाई बता दी। इसकी वजह से मेरी कदर उनकी नज़रों में बढ़ गई और आज मैं उनके साथ हवेली में खुशी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। कहते हैं कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, और सब्र का फल मीठा होता है। यह थी आज की हमारी कहानी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।